नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर और आज हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं से। तो समाजशास्त्र का परिचय, समाजशास्त्र की विषय वस्तु, समाजशास्त्र की प्रकृति और समाजशास्त्र की उत्पत्ति को हम समझ चुके हैं। तो चार बेसिक टॉपिक हम कवर कर चुके हैं जो समाजशास्त्र के परिचय के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं समाजशास्त्र की अवधारणाओं की। और समाजशास्त्र की अवधारणाओं में पहली अवधारणा है सोसाइटी की, यानी समाज क्या होता है, समाज के प्रकार क्या होते हैं, समाज का अर्थ क्या है, समाज का निर्माण कैसे होता है। इन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और आज का हमारा टॉपिक है कि सोसाइटी होती क्या है। सामान्यतः हम क्या समझते हैं कि समाज का मतलब क्या है कि जहां पर मनुष्यों का समूह इकट्ठा हो जाए उसी को हम समाज कहते हैं। हमारी परंपरागत सोच यही है। देखिए, सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं है, समाजशास्त्र में ऐसा नहीं है। तो समाज का मतलब, ठीक है, सामान्यतः हम क्या मानते हैं, मनुष्यों का समूह, सामान्य बोलचाल में कि जहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाए उसको समाज कहते हैं। लेकिन क्या रेलवे स्टेशन पर या रेलवे प्लेटफॉर्म पर जमा हुई भीड़ समाज है? क्या बस अड्डे पर जमा भीड़ समाज है? ठीक है, क्या नेताओं की रैलियों में आने वाली भीड़ समाज है? नहीं। तो समाज केवल मनुष्यों का समूह नहीं है। समाज तब बनता है जब समाज की जो सदस्यों में या समाज में जो भीड़ दिख रही है, मनुष्यों का समूह है, उनमें कोई रिलेशन हो, सामाजिक संबंध हो। इसीलिए समाजशास्त्र में समाज शब्द का इस्तेमाल किसके लिए होता है? सामाजिक संबंधों से बनने वाले मनुष्यों के समूह के लिए होता है। यानी ऐसा समूह जिसे हम कहते हैं ना मनुष्यों का समूह, तो केवल मनुष्यों का समूह ही समाज नहीं है। ऐसा समूह जो सामाजिक संबंधों से बना हो, ऐसे मनुष्यों के समूह को हम समाज कहते हैं। क्लियर हुआ? तो समाज को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो केवल मनुष्यों का समूह ही समाज नहीं है, एक ऐसा समूह, ऐसे व्यक्तियों का समूह, ऐसे मनुष्यों का समूह जो पारस्परिक संबंधों से बना हो, जो पारस्परिक सामाजिक संबंधों से निर्मित हुआ हो, ऐसे समूह को ही समाजशास्त्र में समाज की संज्ञा दी जाती है। यहां तक क्लियर हुआ? दूसरी महत्वपूर्ण बात, समाज को लेकर दो महत्वपूर्ण विचार हैं। पहला विचार आप दुर्खिम में पढ़ चुके हैं। दुर्खिम कहते हैं समाज क्या है, अपने आप बना है कि किसी ने बनाया है। तो यहां दो विचारों को समझना बहुत जरूरी है, दुर्खिम के और मैकाइवर पेज के। दुर्खिम कहते हैं कि समाज कैसा है, सुई जेनेसिस है, यानी स्वतः पैदा हुआ है, स्वतः जन्म हुआ है। इस शब्द पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सुई जेनेसिस अपने आप में फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है स्वतः उत्पन्न होने वाला। और दुर्खिम वाले टॉपिक में हमने पढ़ा भी था, दुर्खिम समाज को सुई जेनेसिस के रूप में देखते हैं, जो स्वतः उत्पन्न हुआ है। जबकि मैकाइवर पेज कहते हैं कि नहीं, समाज अपने आप पैदा नहीं होता, बल्कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये लाइन कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये किसका कथन है? मैकाइवर और पेज का कथन है। यानी समाज सामाजिक संबंधों से बनता है, ना कि केवल अपने आप नहीं बन सकता समाज। दुर्खिम कहते हैं कि नहीं, समाज सुई जेनेसिस है, अपने आप बनता है, स्वतः उत्पन्न होता है। मैकाइवर पेज कहते हैं कि नहीं, सोसाइटी सामाजिक संबंधों का जाल है। अब ये किस कौन कहता है? मैकाइवर पेज कहते हैं। केवल मैकाइवर क्या कहते हैं जिसमें पेज शामिल नहीं है? मैकाइवर यहां तक कहते हैं कि जहां कहीं भी जीवन है वहां पर क्या है? वहां पर समाज है। यानी जहां भी लाइफ होगी वहां पर समाज होगा, क्योंकि जहां जीवन होगा, जीवन हम जीने के लिए लोगों को पारस्परिक निर्भरता की आवश्यकता होती है, एक दूसरे की आवश्यकता होती है, अंतःक्रिया करने की आवश्यकता होती है। इसी से सामाजिक संबंध बनेंगे और समाज का निर्माण हो जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने देखा भी था कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। और समाज किससे बनता है? समूहों से बनता है। समूह किससे बनते हैं? सामाजिक संबंधों से बनते हैं। संबंध किससे बनते हैं? इंटरेक्शन से बनते हैं। इंटरेक्शन किसके बीच में होता है? व्यक्तियों के बीच में होता है। तो जहां पर भी व्यक्ति होंगे, जीवन होगा, वहां समाज का निर्माण हो जाएगा। ये किसने कहा? ये मैकाइवर ने कहा। तीन लोगों के तीन बातें क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि केवल मनुष्यों का समूह नहीं है समाज। समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों से बनने वाली व्यवस्था है। एक ऐसा समूह जिसमें सामाजिक संबंध शामिल होते हैं, जो सामाजिक संबंधों से बनता है, उसे समाज कहते हैं। केवल मनुष्यों का समूह इकट्ठा हो जाना या भीड़ का जमा हो जाना समाज नहीं कहलाता। अब समाज को लेकर देखिए, ये चार महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं, आपको दिख रहे होंगे। एक स्टेटमेंट तो आपने पहले ही पढ़ लिया कि समाज क्या है? सुई जेनेसिस है।
दूसरा स्टेटमेंट भी आपने पढ़ लिया कि समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है, और जहां कहीं भी जीवन है वहां समाज है, मैकाइवर पेज का स्टेटमेंट है। चार्ल्स कूले और गिडिंग्स क्या कहते हैं? चार्ल्स कूले गिडिंग्स यहाँ दो बातों पर फोकस करते हैं। वो सामाजिक संबंधों का जाल नहीं कहते हैं। यहाँ पर जो चार्ल्स कूले और गिडिंग्स की परिभाषा में दो बातों पर जोर दिया गया है कि समाज एक मानसिक जाल है जो हम की भावना पर आधारित होता है। यानी वी फीलिंग, एक होती है हम की भावना, एक होती है मैं की भावना। ठीक है, जहां मैं की भावना व्यक्तिवाद पर आधारित होती है, व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है। समाज में ऐसा नहीं है, समाज हम की भावना पर चलता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो समाज हम की भावना पर आधारित व्यवस्था है। समाज एक मानसिक जाल है। अब दो क्वेश्चन बन सकते हैं। मैकाइवर पेज कहते हैं समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। चार्ल्स कूले और गिडिंग्स कहते हैं कि नहीं, समाज एक मानसिक जाल है जो हम की भावना पर आधारित होता है। वहीं पर ए स्मॉल और बोगार्डस क्या कहते हैं? ए स्मॉल और बोगार्डस ये कहते हैं कि समाज दो बातों पर टिका हुआ है, समान उद्देश्य और दूसरा समान मानसिक रुचियां। जब लोगों का हित समान होते हैं, लोगों का इंटरेस्ट समान होता है, तो हितों की समानता और उद्देश्यों की समानता ही समाज के निर्माण का आधार है। यानी जब समाज के लोगों में, जैसे ग्रामीण समाज कैसे बना, सभी के हित समान थे, सभी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, सभी को कृषि में एक दूसरे की आवश्यकता थी। तो जब हित समान होते हैं, रुचियां समान होती हैं, इंटरेस्ट समान होते हैं, सिमिलर होते हैं, तब समाज बनता है। यहाँ पे देखिए कई सारे विद्वानों के विचार उभर कर सामने आए कि कौन समाज के निर्माण के लिए किस बात पर फोकस कर रहा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है स्मॉल और बोगार्डस पर, क्योंकि स्मॉल और बोगार्डस कहते हैं कि समान रुचियां, यानी लोगों का समान हितों का होना, समान उद्देश्यों का होना, समान इंटरेस्ट का होना, कॉमन इंटरेस्ट का होना समाज के निर्माण का आधार है। ये किसने कहा? ए स्मॉल और बोगार्डस ने कहा। हम की भावना और एक मानसिक जाल है, ये किसने कहा? चार्ल्स कूले गिडिंग्स ने कहा। दुर्खिम ने क्या कहा? कि समाज अपने आप पैदा हुआ है, सुई जुनेसिस है। मैकाइवर पेज कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, याद रखिए, और जहां भी जीवन है वहां पे समाज है। ये किसका स्टेटमेंट है? मैकाइवर का स्टेटमेंट है। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं समाज के निर्माण की बात करते हैं। तो समाज के निर्माण को लेकर चार तत्व महत्वपूर्ण हैं, चार आवश्यकताएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, चार दर्शाएं कह सकते हैं इसे हम। ये चार सिचुएशन अगर होंगी तभी समाज बनेगा। ठीक है, तो चार सिचुएशन आवश्यक हैं। इन्हीं पे सारे समाजशास्त्री सहमत भी हैं। कई समाजशास्त्रियों ने अलग अलग आधार जरूर दिए हैं समाज के निर्माण के, लेकिन इन चार दशाओं पर सभी समाजशास्त्री सहमत हैं। इन चार दशाओं के अभाव में समाज का निर्माण नहीं हो सकता। पहला क्या है? पहला है जीवित व्यक्ति। यानी अगर समाज में लोग ही नहीं होंगे तो समाज कैसे बनेगा? जैसे हमने पढ़ा था, समाज कैसे बनता है? समाज बनता है सामाजिक समूह से। समूह कैसे बनते हैं? सामाजिक संबंधों से। सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं? अंतःक्रियाओं से। अंतःक्रिया किसके बीच होती है? व्यक्ति के बीच में। अगर व्यक्ति ही नहीं है, समाज की मूल इकाई है व्यक्ति, अगर जीवित व्यक्ति नहीं है तो मुर्दों का कोई समाज नहीं होता, शमशान में कोई समाज नहीं होता, कब्रिस्तान में कोई समाज नहीं होता। जीवित मनुष्य का होना जरूरी है समाज के निर्माण के लिए। अंटार्कटिका में अगर जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं उन्हें वहां से हटा दीजिए, तो अंटार्कटिका में कोई मनुष्य नहीं है, तो वहां पे कोई समाज का निर्माण नहीं होगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल पे अगर लोगों को हटा दीजिए, जो रिसर्च करने वाले हमारे अनुसंधान करता हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको हटा दीजिए, तो वहां कोई मनुष्य नहीं है, तो कोई समाज भी नहीं होगा। क्लियर? तो समाज का निर्माण की जरूरी क्या है? जीवित व्यक्ति का होना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो अंतरिक्ष में घूमता रहता है, जिसमें 2 से 3 हमेशा जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, तो वहां पे अगर 15-20 अंतरिक्ष या 3 या 4 अंतरिक्ष यात्री भी हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन है, उनमें कम्युनिकेशन है, उनमें अंतःक्रिया है, तो वो भी एक समाज का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि वो जीवित व्यक्ति हैं। तो पहली बात महत्वपूर्ण है कि समाज के निर्माण के लिए जरूरी क्या है? जीवित व्यक्तियों का होना। दूसरा क्या है? कम्युनिकेशन होना, संचार होना। अगर कम्युनिकेशन नहीं है, संपर्क नहीं है, संचार नहीं है, किसी प्रकार का 1 वे 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है, तो सोसाइटी नहीं बन सकती। जैसे मान लीजिए आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में 50 परिवार रहते हैं, लेकिन 50 परिवार एक दूसरे से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं करते हैं, तो फिर उसे सोसाइटी नहीं कहेंगे। जीवित व्यक्तियों के साथ साथ जरूरी है उनके बीच में संपर्क होना, संचार होना। तीसरा, पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, कंसनेसनेस होना जरूरी है, चेतना होनी जरूरी है, एक दूसरे के सुख दुख के प्रति कहीं ना कहीं सहानुभूति होना जरूरी है।
तो अगर अवेयरनेस नहीं होगी एक दूसरे के अधिक रुचियों के प्रति, हितों के प्रति, सुख दुख के प्रति, तो समाज कैसा। और चौथा है सामाजिक अंतःक्रिया, इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। राम राम कर लिया, कभी किसी के जाके शक्कर चीनी ले आए, किसी के जाके पत्ती मांग ली, किसी को फंक्शन में बुला लिया, किसी का गिफ्ट दिया है, किसी के उत्सवों में शामिल हो गए। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। अगर इंटरेक्शन ही नहीं होगा, अंतःक्रिया नहीं होगी, तो समाज का निर्माण कैसे होगा, समाज आने वाली पीढ़ी तक सब चीजें पहुंचेंगी कैसे, कल्चर आगे कैसे बढ़ेगा। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। तो इस 4 बातों को लेकर सभी समाजशास्त्री सहमत हैं कि जीवित व्यक्ति का होना, संपर्क का होना, पारस्परिक जागरूकता होना और सामाजिक अंतःक्रिया होना, ये आवश्यक तत्व है समाज के निर्माण के लिए, आवश्यक दशाएं हैं। इन 4 बातों पर सभी समाजशास्त्री सहमत हैं। क्लियर। अब देखिए यहां पर एक महत्वपूर्ण विचारक आते हैं, वो है मैकाइवर और पेज। मैकाइवर पेज कहते हैं कि 4 बातें तो अच्छी हैं, 4 आवश्यक दशाएं हैं, लेकिन मैकाइवर पेज ने एक किताब लिखी, किताब का नाम क्या था, सोसाइटी। और सोसाइटी किताब में इन्होंने 7 महत्वपूर्ण तत्वों की बात करी है। कितने, 7। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं कि मैकाइवर पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में समाज के निर्माण के कितने तत्वों की बात करी है। तो 7 आवश्यक तत्वों की बात करी है। पहला एलिमेंट क्या है जो समाज का निर्माण करता है, वो है रीतियां। ठीक है, रीतियां मतलब क्या होते हैं, हर समाज के काम करने का कोई तौर तरीका होता है, चाहे जनजाति समाज हो, औद्योगिक समाज हो, चाहे वो आपके ग्रामीण समाज हो, आदिम समाज हो, हर समाज के काम करने की कुछ तौर तरीके होते हैं। ये तौर तरीके समाज में स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो पहला होता है रीतियां। दूसरा है कार्यप्रणाली। हर समाज में विवाह को लेकर, परिवार को लेकर, मृत्यु को लेकर, जन्म को लेकर कुछ नियम कायदे तय किए जाते हैं व्यवहार के। ठीक है, वो होती है कार्यप्रणाली। तीसरा है अधिकार, प्रभुत्व। हर समाज में कोई ना कोई ऐसा वर्ग, ऐसा व्यक्ति होता है जो सत्ता प्राप्त करता है, जो सत्ता के स्थापित करके, ठीक है, पूरे समाज को चलाने का काम करता है। चाहे जनजाति समाजों में कबीला होता है, सरदार होता है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, नेता होते हैं। तानाशाही समाजों में तानाशाह होता है। हर समाज में कोई ना कोई एक ऐसा वर्ग या व्यक्ति होता है जो पूरी समाज को चलाता है। चौथा, पारस्परिक सहायता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। हर समाज में सहयोग की भावना होती है। बिना सहयोग के समाज नहीं बन सकता। अगर लोग एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तो समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। पांचवा है समूह और विभाग। हर समाज में, क्योंकि समाज एक बृहद इकाई है, समाज के कई सारे अंग हैं, ऑर्गन हैं, हर ऑर्गन का अपना अपना काम है। ठीक है, यानी समाज परिवार, जाति, वर्ग, क्लब जैसे कई सारे स्वरूपों से बनता है। तो हर समाज के कई सारे समूह और विभाग होते हैं, सबका अपना अपना काम होता है। छठवां है मानव व्यवहार को नियंत्रित करना, क्योंकि समाज किससे बना है, व्यक्ति से बना है, और व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, ऐसे में क्या हो सकता है, अपनी मूल प्रवृत्ति के हिसाब से व्यक्ति व्यवहार करेगा तो कहीं ना कहीं पशु की तरह व्यवहार करेगा। तो उसके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कानून की जरूरत होती है, नैतिकता की जरूरत होती है, प्रथाओं की, रीति रिवाजों की आवश्यकता होती है। तो हर समाज में कुछ नीति रिवाज, कुछ कानून, कुछ नियंत्रण के साधन भी मौजूद होते हैं। और सातवां है स्वतंत्रता। ठीक है, एक स्वतंत्र व्यक्ति का ही विकास हो सकता है। व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो अपने आप में। अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाए, उसे गुलाम बनाकर ट्रीट किया जाए, तो फिर वो समाज नहीं होगा। समाज की जरूरी है कि व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो उसके नैसर्गिक अधिकार होता है। तो ये 7 आवश्यक दशाएं हैं जो समाज का निर्माण करती हैं, इसके अनुसार, मैकाइवर पेज के अनुसार। तो पहला क्या है, रीतियां, कार्यप्रणाली, अधिकार, पारस्परिक सहायता, समूह, नियंत्रण और स्वतंत्रता। ये 7 ऐसे फैक्टर हैं जो समाज के निर्माण के मूल तत्व कहलाते हैं। इसके अनुसार, मैकाइवर पेज के अनुसार। कौन सी किताबें बताए हैं, सोसाइटी नाम की किताब लिखी थी, उसमें इन्होंने 7 महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख किया है। ठीक है, चलिए अब समाज को लेकर थोड़ा सा एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आता है। अब समाज को लेकर नजरिया आता है एक व्यक्ति का, वो है हावर्ड स्पेंसर। अब हम समाज की उत्पत्ति को लेकर या समाज को लेकर हम एक थिंकर के विचार को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है हावर्ड स्पेंसर। कहाँ के हैं, एक ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं। कहाँ के हैं, ब्रिटिश समाजशास्त्री। हावर्ड स्पेंसर ने क्या किया, हावर्ड स्पेंसर ने सोसाइटी को मानव शरीर की भांति देखा, इसलिए इनके सिद्धांत को सावयवी समाज का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी जिस प्रकार से शरीर होता है, शरीर के ऑर्गन होते हैं, सभी ऑर्गन, सभी अंग मिलकर काम करते हैं और शरीर का ढांचा बना रहता है, शरीर चलता रहता है।
उसी प्रकार इन्होंने कहा कि समाज भी क्या है, समाज भी कई सारे ऑर्गन से बना है। ठीक है, समाज भी कई सारी संस्थाओं, परिवार, धर्म, राज्य, ये सब क्या है, समाज के ऑर्गन है। तो जब तक विवाह, परिवार, शिक्षण संस्थाएं, धर्म, कानून अपना काम करते रहेंगे तब तक समाज चलता रहेगा। जैसे शरीर के अंग होते हैं, हार्ट है, ब्रेन है, हमारा लंग्स है, किडनी है, लीवर है, जब तक ये अपना काम कर रहे हैं तब तक शरीर कर चल रहा है। उसी प्रकार समाज में भी कई सारी संस्थाएं हैं, जैसे परिवार है, धर्म है, राज्य है, सत्ता है, एक कानून है, शिक्षा व्यवस्था है, धर्म है। ठीक है, ये सब रीति रिवाज हैं। जब तक ये अपना काम कर रहे हैं तब तक समाज चलता रहेगा। यानी यहाँ पर समाज कैसे काम चलता है, करता है, और समाज कैसे बना है, और समाज की क्या भूमिका है, ये समझाया है हार्वर्ड स्पेंसर ने। ठीक है, तो हार्वर्ड स्पेंसर क्या कहते हैं कि समाज और एक जीवित जीव, ठीक है, ये अपने आप में एक दूसरे के समान है। यानी समाज की तुलना किससे की है, जीवित शरीर से की है। इसीलिए इनके सिद्धांत को साविवी समाज का सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ पे समाज कैसे काम करता है उसको समझाने का प्रयास किया। अब हार्वर्ड स्पेंसर कहते हैं कि समाज का विकास कैसे हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि भाई डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है कि बंदरों से मनुष्यों का विकास हुआ, आज के वर्तमान होमोसेपियंस का डेवलपमेंट हुआ। यानी हमारे पूर्वज बंदर थे और हम बंदर से धीरे धीरे इंसान के रूप में डेवलप हुए हैं। इसे कहते हैं एवोल्यूशन, यानी उद्विकास। उसी प्रकार हार्वर्ड स्पेंसर भी कहते हैं कि समाज का भी उद्विकास होता है। ठीक है, सबसे पहले समाज कैसा होता है, सरल समाज होता है, जैसे आदिम जनजाति समाज था। धीरे धीरे समाज थोड़ा और जटिल हो जाता है। फिर समाज कैसा होता है, मिश्रित समाज हो जाता है, जहाँ छोटे छोटे कबीले आपस में मिलने लग जाते हैं। धीरे धीरे दोहरा मिश्रित समाज बनता है, जहाँ कुछ व्यवस्थाएं, राज नामक संस्थाएं बनने लगती हैं। और फिर आता है तीसरा मिश्रित समाज, जो आधुनिक बड़े बड़े राष्ट्र उभर कर सामने आते हैं। यानी पहले कबीले होते थे, फिर कबीले आपस में मिलने लगे। ठीक है, कबीलों के मिलने से थोड़ा सा समूह, जनजाति समूह बना। फिर जनजाति समूह और विस्तृत हुआ तो राज्य की अवधारणा उभर कर सामने आई। और जब छोटे छोटे राज्य मिल गए तो बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े राष्ट्र उभर कर सामने आए। यानी समाज का विकास भी ठीक मनुष्य के बाद ही हुआ है। इस प्रकार जीवन का विकास होता है, एवोल्यूशन हुआ है। जिस प्रकार से बंदरों से इंसान डेवलप हुए हैं, होमोसेपियंस डेवलप हुए हैं, ठीक उसी प्रकार समाज भी, ठीक है, डेवलप होता है। किस रूप में, पहले होता है सरल समाज, फिर मिश्रित समाज, फिर दोहरा मिश्रित समाज, और फिर होता है तेहरा मिश्रित समाज। यही बात कई बार क्वेश्चन बनता है कि समाज को कितने भागों में बांटा है। हार्वर्ड स्पेंसर ने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले सरल समाज था, हम और डेवलप हुए, मिश्रित समाज, फिर दोहरा मिश्रित समाज, और फिर आया तीसरा मिश्रित समाज। तो ये समाज का वर्गीकरण किया है किसने, हार्वर्ड स्पेंसर ने। और समाज को किस रूप में देखा है हार्वर्ड स्पेंसर ने, समाज को देखा है हार्वर्ड स्पेंसर ने जीवित शरीर की भांति। इसलिए इनके सिद्धांत को साविवी समाज का सिद्धांत कहते हैं। अब आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने समाज को उद्विकास के रूप में नहीं देखा, बल्कि उत्पादन के साधनों के आधार पर बांटा है कि समाज में उत्पादन के साधन कैसे रहे हैं, उसके आधार पर समाज बनता है और समाज का विकास होता है। यहाँ पे जब हम ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे, तब डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अभी ध्यान से समझिए कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में उत्पादन के साधन कैसे हैं, उसके हिसाब से समाज मॉडर्न होता जाता है, उसके हिसाब से समाज का परिवर्तन होता जाता है, उसके आधार पर समाज वर्गीकृत होता जाता है। यानी पहले समाज कैसा था, शिकार पर आधारित था, तो आदिम समाज था। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे हम कहते हैं, देखते हैं कि समाज में क्या हुआ, उत्पादन के साधन चेंज हुए, संपत्ति का महत्व आया तो दास प्रथा शुरू हुई। फिर कृषि व्यवस्था चरम पर पहुंची तो सामंती व्यवस्था आई। उसके बाद औद्योगिकरण शुरू हुआ तो पूंजीवादी समाज आया, और आगे जाकर क्या होगा, राज्यविहीन समाज स्थापित होगा, जो साम्यवादी समाज कहलाएगा। यानी समाज उत्पादन के साधनों के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया है किसने, कार्ल मार्क्स ने। अब ये क्या होता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए कई बार क्वेश्चन बनता है कि भाई जो हार्वर्ड स्पेंसर ने, उन्होंने समाज को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कितने भागों में बांटा समाज को, 5 भागों में। अब आते हैं समाज के वर्गीकरण को और डिटेल में समझ लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, डेटाबेस क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम बात करें हेनरी मैन। ठीक है, हेनरी मैन ने समाज को केवल 2 भागों में बांटा है। पहला है परिस्थिति समाज और दूसरा है संविदा समाज। कई बार क्वेश्चन बनता है परिस्थिति समाज और संविदा समाज की अवधारणा किसने दी है, या समाज का परिस्थिति और संविदा में वर्गीकरण किसने किया है। तो आंसर क्या आएगा, हेनरी मैन। परिस्थिति समाज क्या होता है, जो आदिम समाज था, जहां व्यक्ति की उपलब्धि महत्वपूर्ण नहीं थी, जैसे भारत में वर्ण व्यवस्था आधारित समाज था।
कि आपका जन्म किस वर्ण में हुआ है, कि किस जाति में हुआ है, उसी से आपकी हैसियत तय होगी। इसे कहते हैं परिस्थिति आधारित समाज। लेकिन वर्तमान का समाज कैसा है? संविदा आधारित समाज है। जो आधुनिक समाज कैसे हैं? कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी कहलाती है, संविदा आधारित समाज कहलाते हैं। यहाँ आपकी उपलब्धि, आपके पैसे, आपकी योग्यता से आपका स्थान तय होता है, ना कि आपकी जाति से, ना कि आपके वर्ण से। क्लियर? तो यहाँ पर हेनरी मैन ने 2 प्रकार के समाज की बात करी है। तो परंपरागत समाज कैसे थे? परिस्थिति आधारित समाज थे। आधुनिक समाज कैसे हैं? संविदा आधारित समाज है। दूसरे आते हैं हावर्ड बेकर। हावर्ड बेकर ने 2 प्रकार के समाज बताए हैं। एक है पवित्र समाज और एक है धर्मनिरपेक्ष समाज। पवित्र समाज मतलब जहां धर्म का महत्व ज्यादा था, व्यक्ति की पहचान धर्म और धार्मिक गतिविधियों से होती थी। धर्म का जीवन के हर क्षेत्र में महत्व था, हर क्षेत्र में दखल था। जैसे ग्रामीण समाज, जनजाति समाजों में होता था, उसे पवित्र समाज कहा है। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी क्या होती है? नगरीय समाज कैसे हैं? धर्मनिरपेक्ष समाज हैं। यहाँ धर्म का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता, धर्म का ज्यादा दखल नहीं होता। क्लियर? तो इसे कहते हैं नगरीय समाज। तो समाज को पवित्र समाज और आपके धर्मनिरपेक्ष समाज में किसने वर्गीकृत किया है? हावर्ड बेकर ने किया है। फिर आते हैं लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस ने समाज को किस में बांटा है? ठीक है, गर्म समाज और नरम समाज में बांटा है। हार्ड सोसाइटी और सॉफ्ट सोसाइटी में बांटा है। नरम समाज का मतलब क्या होता है? जो समाज जो परिवर्तन का विरोधी है, उसे नरम समाज कहा है। कहने को लगता है नरम समाज को उल्टा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नरम समाज मतलब जो परिवर्तन का विरोधी है, बहुत नाजुक संबंधों पर टिका हुआ है, जो एकदम परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकता। हार्ड सोसाइटी कैसी है? जो परिवर्तनशील है, हार्ड है, अपने आप में कोई भी चेंजेस आ जाए स्वीकार कर लेंगे, समाज टिका रहेगा। तो यहाँ पे लेवी स्ट्रॉस ने 2 भागों में बांटा है, नरम समाज और गर्म समाज। यहाँ पे पूरा डेटाबेस क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं टॉनीज। नाम आपने कई बार सुना होगा टॉनीज का। 2 शब्द हैं, जर्मन भाषा के 2 शब्द दिए हैं टॉनीज ने। एक है गेमेनसॉफ्ट, एक है गैसलसॉफ्ट। गेमेनसॉफ्ट और गैसलसॉफ्ट। गेमेनसॉफ्ट क्या होता है? जो हमारे ग्रामीण समाज थे, जो हमारा परंपरागत समाज था, जहाँ भावनाओं की भूमिका थी, जहाँ आत्मीयता थी, जहाँ हम की भावना होती है, जहाँ प्राथमिक संबंधों का महत्व होता है, जहाँ समुदाय की भावना होती है, उसे गेमेनसॉफ्ट कहा है टॉनीज ने। और दूसरे तरफ जहाँ स्वार्थ होता है, जहाँ औपचारिकता होती है, जहाँ व्यक्तिवाद हावी होता है, जहाँ संबंधों में आत्मीयता नहीं होती, ठीक है, आधुनिक समाज की विशेषता होती है, उसे गैसलसॉफ्ट कहा है। तो यहाँ पर समाज को 2 भागों में बांटा किसने? टॉनीज ने, गेमेनसॉफ्ट और गैसलसॉफ्ट। तो आसान भाषा में कहें तो हमारे ग्रामीण समाज, हमारा जनजातीय समाज क्या है? वो गेमेनसॉफ्ट का उदाहरण है, और हमारे नगरीय समाज जो है वो गैसलसॉफ्ट का उदाहरण है। दुर्खिम की बात करें तो दुर्खिम में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। दुर्खिम ने 2 प्रकार की एकता की बात करी थी, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। तो जिन समाजों में यांत्रिक एकता होती है वो यांत्रिक समाज कहलाते हैं, जिन समाजों में सावयवी एकता होती है वो सावयवी समाज कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो यांत्रिक एकता क्या होती है? जहाँ हम की भावना होती है, जहाँ लोगों में सामूहिक चेतना होती है, सभी लोग एक ही तबके के होते हैं, जहाँ समानता ज़्यादा होती है समाज में, जहाँ वर्गीकरण नहीं होता है समाज में, उसे यांत्रिक समाज कहते हैं। और जहाँ समाज में वर्ग विभाजन ज़्यादा होता है, श्रम विभाजन होता है, वर्गीकरण ज़्यादा होता है, जहाँ समाज में हर व्यक्ति की भूमिकाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है, हर व्यक्ति की भूमिकाएं कार्य बटे होते हैं, ऐसे समाज को हम क्या कहते हैं? सावयवी समाज कहते हैं। तो यांत्रिक समाज और सावयवी समाज की अवधारणा किसने दी? दुर्खिम ने दी। गैसलसॉफ्ट और गेमेनसॉफ्ट की अवधारणा किसने दी है? ये दी है टॉनीज ने। गर्म समाज और गर्म समाज की अवधारणा किसने दी है? लेवी स्ट्रॉस ने दी है। तो समाज का जो वर्गीकरण किया गया है ये भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इवान पिचार्ड। इवान पिचार्ड कहते हैं कि समाज 2 प्रकार का होता है। यहां से क्वेश्चन बनता है, इवान पिचार्ड ने समाज के निर्माण के जो प्रकार है इसका आधार किसको माना है? आधार माना है सत्ता को। यहीं से क्वेश्चन बनता है, सत्ता के आधार पर इवान पिचार्ड के अनुसार समाज कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। अब ये नाम इतना ऐसा है कि आपको याद हो जाना चाहिए। इवान पिचार्ड ने 2 प्रकार की सोसाइटी की बात करी है, अशीर्षी समाज और शीर्षी समाज। अशीर्षी और शीर्षी 2 प्रकार के समाज हैं। अशीर्षी समाज क्या होता है? एक ऐसा समाज जहां सत्ता किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है, जहां कोई औपचारिक मुखिया, कोई औपचारिक सत्ता नहीं होती। जो समाज के बुजुर्ग लोग होते हैं, पंचायतें होती हैं, यही पूरा का पूरा समाज चलाती हैं।
जबकि दूसरी तरफ क्या होता है, शीर्षी समाज होता है, जहां औपचारिक मुखिया होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ मिनिस्टर, इस प्रकार के कोई मुखिया होता है जो चलाता है पूरे समाज को। इसे शीर्षी समाज कहते हैं। तो समाज दो भागों में बटा है सत्ता के आधार पर। एक ऐसे समाज जहां पर समाज के बुजुर्ग लोग ही सारे फैसले लेते हैं, जहां कोई औपचारिक मुखिया नहीं होता है, कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं होता है, उसे आसरसी समाज कहते हैं। और एक ऐसा समाज जहां एक औपचारिक मुखिया होता है, चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, उसे शीर्षी समाज कहते हैं। क्लियर? तो सत्ता के आधार पर समाज को कितने भागों में बांटा? इवान पिचार्ड ने दो भागों में बांटा है। लेस्की की बात करें, गेराहर्ड लेस्की ने तकनीक के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया और कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। गेराहर्ड लेस्की कहते हैं कि जब तीर कमान का इस्तेमाल होता था तब शिकारी समाज था। जब पशुपालन का पशुओं को पाला गया तो पशुपालन समाज उभर कर सामने आया। जब हल का इस्तेमाल होने लगा तो कृषिधारी समाज उभर कर सामने आया। जब मशीनों का इस्तेमाल होने लगा तो औद्योगिक समाज उभर कर सामने आया। और वर्तमान में तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर कौन सा समाज उभर कर सामने आता है? उत्तर औद्योगिक समाज उभर कर सामने आता है। यानी आपकी तकनीक जैसे जैसी बदलती हैं वैसे वैसे समाज का स्वरूप भी बदलता जाता है। तो यहाँ पर गेराहर्ड लेस्की ने कितने प्रकार के समाज की बात करी है? 5 प्रकार के समाज की बात करी है। और अभी हम कौन से समाज में जी रहे हैं? अभी हम उत्तर औद्योगिक समाज में जी रहे हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जी रहे हैं। ठीक है। अब आता है आधुनिक समाज की बात करें। समाज को और थोड़ा क्लासिफाई किया गया मॉडर्न शब्दावली में। अब समाज दो भागों में बढ़ गया है। अब आदिम समाज आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अब आपको या तो कृषिधारित समाज देखने को मिलेंगे, या तो औद्योगिक समाज देखने को मिलते हैं, या पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी देखने को मिलती है। देखिए, औद्योगिक समाज का मतलब क्या होता है? 18वीं सेंचुरी में जब औद्योगिक क्रांति उभरकर सामने आई, बड़े बड़े मशीनें, बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने उभरकर सामने आए, श्रम विभाजन उभरकर सामने आया, विशेषीकरण उभरकर सामने आया, उत्पादों की बात होने लगी, इसे कहा गया औद्योगिक समाज। लेकिन अब वर्तमान का समाज कैसा है? वर्तमान का समाज है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उत्तर औद्योगिक समाज। और जब भी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात आती है, एक व्यक्ति का नाम हमेशा उभरकर सामने आएगा, उसका नाम है डैनियल बेल। डैनियल बेल के नाम को अंडरलाइन कर लीजिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की जब बात आती है तो डैनियल बेल का नाम आता है। यानी एक ऐसा समाज जहां उत्पादन की जगह अब सर्विस सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान हो गया है। पहले बड़ी बड़ी कंपनियां, कारखाने चलाने वाले उद्योगपति होते थे जो प्रोडक्शन करते थे, और आजकल क्या है? एंट्रोपिक, ओपन एआई, ठीक है, एनवीडिया, यानी आजकल ओपन एआई है, एंट्रोपिक है, ऐसी जो एआई बेस्ड कंपनियां हैं ये पूरी दुनिया को चला रही हैं। यानी अब उत्पादन महत्वपूर्ण नहीं बचा है, बल्कि सर्विस सेक्टर महत्वपूर्ण हो गया है। सेवा देने वाली कंपनियां महत्वपूर्ण हो गई हैं। यानी उत्पादन की जगह अब सर्विस सेक्टर का महत्व बढ़ता जा रहा है, ज्ञान और सूचना का महत्व बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बैंकिंग, शिक्षा, आईटी पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है, या महत्व दिया जा रहा है, सबसे ऊपर रखा जा रहा है एजुकेशन को, नॉलेज को। तो ऐसी सोसाइटी को कहते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। एक समय औद्योगिक समाज में ये देखा जाता था कि आप में कौन सी स्किल्ड है, आपको वेल्डिंग करना आता है, आपको मिस्त्री का काम आता है, आपको मशीन चलाना आता है। लेकिन अब ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब ये देखा जाता है कि आपके पास नॉलेज है कि नहीं, आपको आईटी की नॉलेज है कि नहीं, आपको बैंकिंग नॉलेज है कि नहीं, आपको फाइनेंशियल नॉलेज है कि नहीं। क्योंकि अब कहीं ना कहीं बहुत से काम तो रोबोट कर रहे हैं। मशीन चलाने का काम रोबोट कर लेगा, पेंट करने का काम रोबोट कर लेगा। महत्वपूर्ण है आपको एआई आता है कि नहीं आता है। तो यही कारण है कि अब हम औद्योगिक समाज से निकलकर कहाँ जा रहे हैं? हम पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉलेज का महत्व है, यहाँ पे सर्विस सेक्टर का महत्व है। इसी की बात करी है डैनियल बेल ने। तो एक नए प्रकार का समाज उभर कर सामने आ रहा है। तो समाजों के प्रकार पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए, दो प्रकार की शब्दावली उभर कर सामने आती है समाजों के वर्गीकरण में। एक है नेटवर्क सोसाइटी। एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पिछले साल जो पेपर हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। नेटवर्क सोसाइटी की अवधारणा किसने दी है? मैनुअल कैसल ने दी है। आप यूजीसी नेट के सिलेबस में देखिए, यूनिट नंबर 1 जो है, यूनिट नंबर 1 में मैनुअल कैसल एक पूरा टॉपिक है। यहाँ बात करते हैं वो नेटवर्क सोसाइटी की, सूचना समाज की बात करते हैं। ठीक है, सूचना तंत्र की बात करते हैं। तो ऐसा समाज जो पूरी इंफॉर्मेशन पे बेस होता है, तो सूचना तकनीक, इंटरनेट पे आधारित जो समाज है, ठीक है, यही हमारा इंफॉर्मेशन सोसाइटी, या हम कह सकते हैं सूचना समाज या नेटवर्क सोसाइटी कहलाता है। आज का पूरी की पूरी सोसाइटी किस पे टिकी है? व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर।
अगर आप सोशल मीडिया बंद कर दें, पूरा समाज में ठहराव सा आ जाएगा, समाज में बिखराव सा आ जाएगा, अचानक से क्रांति उभर के आ सकती है। ठीक है, युवा असंतोष पैदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने सबको काय पर टिका दिया है, आपने सभी को इंटरनेट पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित कर दिया है। अब कोई व्यक्ति बिना कल्पना ही नहीं कर सकता इंटरनेट के बिना। यानी समाज को जोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी हो गई है? इंटरनेट की। इंटरनेट को बंद कीजिए, समाज बिखर जाएगा, लोगों के काम धंधे ठप हो जाएंगे, क्योंकि सब लोग सारा, हमारा खान पान से लेकर, हमारे ऑर्डर करने से लेकर, हमारे घूमने फिरने से लेकर, हर चीज़ किस पर टिकी है जाके? अब हर चीज़ टिकी गई है इंटरनेट पर। तो इंटरनेट पूरी सोसाइटी को जोड़ने का काम कर रहा है। क्लियर? तो इसे कहते हैं नेटवर्क सोसाइटी। ये अवधारणा किसने दी है? मैनुअल कैसल ने दी है। दूसरा है जोखिम समाज। अब जोखिम समाज की अवधारणा किसने दी है? उल्रिच बेक ने दी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। उल्रिच बेक की अवधारणा है। उल्रिच बेक कहते हैं कि हमने तरक्की तो बहुत करी, हमने औद्योगिक क्रांति पैदा करी, ऊर्जा के संसाधन पैदा किए, लेकिन इसका खतरा भी है। खतरा कैसा है? हमने प्रगति के साथ साथ वैश्विक जोखिम खड़े कर दिए। हमने परमाणु तकनीक का डेवलप किया, लेकिन परमाणु हथियारों का खतरा पैदा हो गया। ठीक है, हमने जलवायु परिवर्तन पैदा कर दिया, हमने साइबर क्राइम पैदा कर दिया, हमने इंटरनेट का घर घर तक पहुंचा दिया, लेकिन साथ ही साथ साइबर क्राइम के दरवाजे भी खोल दिए। तो एक ऐसा समाज पैदा कर दिया जहां जोखिम, हर कदम पे जोखिम बना हुआ है। ठीक है, इसे कहते हैं जोखिम आधारित समाज या रिस्क सोसाइटी कहा जाता है। तो सोसाइटी के कई सारे प्रकार उभर कर सामने आए हैं पिछले कुछ वर्षों में। अब सोसाइटी का मतलब केवल ग्रामीण समाज, जनजाति समाज, औद्योगिक समाज से मतलब नहीं होता है। सोसाइटी में तकनीक बदल रही है, उसके हिसाब से सोसाइटी का स्वरूप भी लगातार बदलता जा रहा है। आजकल आप देखिए, बिग बिलियन डे सेल आती है अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की, लोग जो नहीं खरीदना है वो भी खरीद रहे हैं। लोगों को छोटी सी गाड़ी खरीदनी है, लेकिन लोग ईएमआई पे एसयूवी खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक नया समाज उभर कर सामने आया, जिसे कहते हैं कंज्यूमर सोसाइटी। और कंज्यूमर सोसाइटी का अवधारणा किसने दी है? जीन बॉडीलॉट ने दी है। ठीक है, फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं जीन बॉडीलॉट। इन्होंने कंज्यूमर सोसाइटी की अवधारणा दी है। पहले समाज में आपका जो महत्व होता था, आपका स्थान या आपकी पहचान आपकी योग्यता से होती थी, आपकी जाति से होती थी, आपके वर्ण से होती थी, आपकी एजुकेशन से होती थी। अब आपकी पहचान इस बात से होती है कि आप कौन सा मोबाइल चलाते हैं, सैमसंग का, नोकिया का कि एप्पल का। अब आपसे पहचान इस बात से होती है कि आप कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, एसयूवी आपके पास है कि आपके पास कोई हैचबैक है, छोटी सी गाड़ी है, या बाइक पे आते हैं आप कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, कौन से ब्रांड की घड़ी पहनते हैं। इससे आपकी पहचान होती है, ना कि आपकी योग्यता से। यानी आपके पास कितना पैसा है, आपका मकान कौन से इलाके में है। पहले मकान होना बड़ी बात थी, अब मकान कौन से इलाके में है, पॉश इलाके में है कि सामान्य इलाकों में रहते हैं आप। यानी आपकी पहचान आपकी कंज्यूम करने से, प्रवृत्ति से हो रही है कि आपके में घर के में कौन कौन सा सामान है, आप कौन से मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आप कौन से इलाके में रहते हैं। इससे आपकी पहचान बन रही है। ये समाज क्या बन गया? इसे कहते हैं कंज्यूमर सोसाइटी। इसी के लिए लोग अनावश्यक चीज़ें खरीद रहे हैं, हर चीज़ खरीदना चाहते हैं, हर प्रकार के, हर ब्रांड की चीज़ें घर में रखना चाहते हैं, क्योंकि पहचान का आधार बन गया है कंज्यूमर। यानी आप क्या उत्पादन करते महत्वपूर्ण वो नहीं है, आप क्या उपभोग कर रहे हैं, आप कौन सा खाना खा रहे हैं, कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हैं। इससे सोसाइटी में आपकी पोजीशन तय होने लगी है। इसे कहते हैं कंज्यूमर सोसाइटी। तो फ्रांसीसी समाजशास्त्री जीन बॉडीलॉट ने इस प्रकार की सोसाइटी की बात करी है। अब आते हैं, ठीक है, वैश्विक समाज। अब क्या हुआ है? अब वैश्विक समाज उभर कर सामने आया है। अब लोगों को अपनी सीमाओं की बात नहीं करते हैं, हम कहाँ पैदा हुए थे। अब महत्वपूर्ण लोग देखते हैं कि उपलब्धि कहाँ पर है। ठीक है, कहाँ हमें मौका मिल सकता है, कहाँ हम अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ हमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब लोग अपने घरों की सीमाओं से निकलकर पलायन करने को गलत नहीं समझते, पलायन करने को संभावनाएं समझते हैं। तो अब बहुत तेजी से प्रवासन बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा है, सोशल मीडिया बढ़ा है, माइग्रेशन बढ़ा है। इसके चलते अब लोग अपनी जो सीमाएं थी, या देशभक्ति की भावना होती थी कि अपने देश में मरेंगे, सूखी रोटी खाएंगे लेकिन अपने ही देश में खाएंगे, वो भावनाएं खत्म हो रही हैं। व्यक्ति पैदा किसी एक देश में होता है, रहता किसी दूसरे देश में है। अब लोग कहीं ना कहीं बाहर जाकर, विदेशों में जाकर रहने को आसान, आम बातें समझते हैं। विदेशों में पढ़ाई अब आम चीज़ें हो चुकी हैं, विदेशों में कारोबार करना आम होता जा रहा है। यानी जो सीमाएं थी, राष्ट्र की सीमाएं थी, वो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही हैं। व्यक्ति अपने आप को ग्लोबल सिटीजन के रूप में देख रहा है। ठीक है, यही होता है क्या? वैश्विक समाज यानी ग्लोबल सोसाइटी। ये विचार किसने दिया? मार्शल मैक्लुहान ने दिया। तो मार्शल मैक्लुहान ने एक बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिया है, उसे कहते हैं, बड़ा स्टेटमेंट है, विश्व एक गांव है। तो ग्लोबल विलेज की अवधारणा दी है किसने? आपके मार्शल मैक्लुहान ने।
तो यहीं से उभर कर सामने आता है ग्लोबल सोसाइटी। तो देखिए सोसाइटी हम पढ़ते हैं तो सामान्यतः हम क्या करते हैं, सोसाइटी के प्रकार पढ़ लेते हैं, लेकिन नई नई अवधारणाएं उभर कर सामने आई हैं। नेटवर्क सोसाइटी, रिस्क सोसाइटी, कंज्यूमर सोसाइटी, ग्लोबल सोसाइटी, ये सब क्या है अपने आप में, ये सोसाइटी के ही प्रकार हैं। यानी तकनीक के बदलने के साथ साथ समाज के स्वरूप बदले हैं, तो समाज का स्वरूप, तकनीक के स्वरूप बदलने से समाज का स्वरूप भी बदलता जा रहा है और नए नए समाज उभर कर सामने आ रहे हैं। क्लियर? तो ये हो गया समाज क्या है, समाज के आवश्यक तत्व क्या है और समाज के प्रकार क्या है। अब बात आती है, कई बार आप सुनते हैं सोसाइटी शब्द का इस्तेमाल होता है, तो आपकी कॉलोनी में सोसाइटी होती है, या आपने सुना होगा दुर्गा उत्सव होता ना कि माफ कीजिएगा, जो आपकी सोसाइटी का होती है कि सोसाइटी ऑफिस बना हुआ है, ठीक है, सोसाइटी के पैसे जमा होंगे। तो ये सोसाइटी है क्या? एक सोसाइटी तो वो है जिसमें हम रहते हैं, और एक सोसाइटी वो है जिसे हम कहते हैं एक सोसाइटी, एक समाज। दोनों में अंतर क्या है? जिसमें मनुष्यों का समूह है, जो मानवीय संबंधों से बना है, वो समाज जिसमें आप और हम सब रहते हैं, वो सोसाइटी है। लेकिन एक सोसाइटी वो है जो मेरी कॉलोनी है, तो मेरी कॉलोनी की सोसाइटी अलग है, आपकी कॉलोनी की सोसाइटी अलग होगी। ठीक है, मेरी कॉलोनी का नाम है, उसके हिसाब से सोसाइटी का नाम बना हुआ है। आपकी सोसाइटी कोई और होगी, कोई राधा कृष्ण सोसाइटी होगी, कोई रामकृष्ण सोसाइटी होगी, कोई हरे कृष्ण सोसाइटी होगी, कोई राम श्याम सोसाइटी होगी, कोई मानिकचंद सोसाइटी होगी। यानी हर जगह पे अलग अलग कॉलोनियां होती हैं, हर कॉलोनी, हर कैंपस की अपनी सोसाइटी होती है। उसे हम कहते हैं एक सोसाइटी, एक समाज। यानी एक वो समाज है जिसमें हम सभी लोग रहते हैं, जो अमूर्त होता है, जिसे देखा नहीं जा सकता, जो मानवीय संबंधों से बना है। और एक वो समाज है जो मूर्त है, जो निश्चित समूह है, जहाँ सोसाइटी के मेंबर होते हैं, सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, जो आपकी कॉलोनी की सोसाइटी होती है, उसे ए सोसाइटी कहते हैं, एक समाज कहते हैं। एक समाज जो है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसे हम कहते हैं मानवीय समाज, ह्यूमन सोसाइटी, कोई सीमा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हमारी सोसाइटी होती है इसकी सीमा होती है, जैसे हम कहते हैं ये भारतीय समाज है, ठीक है, ये हमारी पौष इलाके की सोसाइटी है, ये ग्रामीण समाज है, यानी सीमाओं में बंधा होता है। समाज जो होता है व्यापक होता है, सार्वभौमिक होता है, हर जगह पे पाया जाता है। लेकिन सोसाइटी जो होती है विशिष्ट होती है, याद रखिए, वो सीमित होती है। और जैसे आपकी कॉलोनी की सोसाइटी है, तो कॉलोनी के बाहर निकलकर आपकी सोसाइटी की कोई वैल्यू नहीं है। आपके मोहल्ले की जो सोसाइटी है, आपकी कैंपस की जो सोसाइटी है, आपकी कॉलोनी की जो सोसाइटी है, वो केवल कॉलोनी के अंदर के मामले में निपटा सकती है, साफ सफाई से लेकर बाकी चीज़ों की। कॉलोनी के बाहर उसकी कोई भूमिका नहीं होती। सोसाइटी अंतःक्रियाओं से संबंधों से बनती है, लेकिन इस प्रकार की सोसाइटी संस्था के रूप में स्थापित होती है। ये मेंबरशिप से चलती है, नियमों से चलती है। सोसाइटी की मेंबरशिप होती हैं, सोसाइटी के चुनाव होते हैं, सोसाइटी में आपकी सचिव का पद होता है, सेक्रेटरी का पद होता है, ठीक है, ट्रेजरी का पद होता है, कोषाध्यक्ष का पद होता है। सोसाइटी अपने भीतर ही उत्सवों का आयोजन करती है, ठीक है, कौन सा उत्सव कब होगा, कब कैसे उत्सव को कैसे मनाया जाएगा, सब कुछ सोसाइटी के मेंबर तय करते हैं। तो ये हो गया एक सोसाइटी। तो जो आपकी कॉलोनी में सोसाइटी है, याद रखिएगा, ठीक है, जो आपकी कॉलोनी में सोसाइटी है वो क्या है अपने आप में, वो आपकी एक सोसाइटी कहलाती है। और जो समाज में आप और हम सब रहते हैं वो समाज कहलाता है। क्लियर? तो सोसाइटी में, एक सोसाइटी में अंतर क्लियर होना चाहिए। तो ये है समाज की अवधारणा। इस समाज क्या है, समाज कैसे बनता है, समाज निर्माण की आवश्यक तत्व क्या है, हावर्ड स्पेंसर समाज को किस रूप में देखते हैं, कार्ल मार्क्स ने समाज का वर्गीकरण कैसे किया है, ठीक है, इवान पिचार्ट ने समाज को कैसे वर्गीकृत किया है, और समाज के वर्गीकरण को लेकर अलग अलग लोगों ने क्या विचार प्रकट किए हैं। और मॉडर्न जो टर्मोलॉजी है, आधुनिक शब्दावली में समाज कई प्रकार के उभर कर सामने आए हैं। जैसे मैनुअल कैसन ने नेटवर्क सोसाइटी की बात करी है, ठीक है, आपके कंज्यूमर सोसाइटी की बात करते हैं जीन बॉडीलॉट, ठीक है, आपके पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं डैनियल बेल, उल्लिज बैग बात करते हैं जोखिम रिस्क सोसाइटी की, मार्शल मैकलुहान बात करते हैं ग्लोबल सोसाइटी की। तो सोसाइटी के वर्गीकरण भी अलग अलग तरीके से किए गए हैं। इवान पिचार्ट दो प्रकार की सोसाइटी की बात करते हैं, आशीर्ष समाज और शीर्षी समाज की बात करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार गेरार्ड लॉस की 5 प्रकार के समाज की बात करते हैं तकनीक के आधार पर, ठीक है। पशुपालक सोसाइटी की बात करते हैं, आदिम समाजों की बात, शिकारी समाज की बात करते हैं, कृषक समाज की बात करते हैं, औद्योगिक समाज की बात करते हैं, उत्तर औद्योगिक समाज की बात करते हैं। तो समाज का वर्गीकरण कई सारे लोगों ने किया हुआ है, और छोटे छोटे तत्व एलिमेंट हैं, याद रखिएगा। कई सारे फैक्ट्स बहुत सारे हैं इस टॉपिक के में, तो अच्छे से पढ़ के रखना है इस टॉपिक को। क्लियर? कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था
सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी कैसे बनती है और सोसाइटी के प्रकार क्या होते हैं, और कई सारे फैक्ट्स आपके क्लियर यहाँ पर हो चुके होंगे। क्लियर हुए यहाँ तक? चलिए, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे समाज के टॉपिक तो हमने कवर कर लिए, समाज क्या होता है। अगले टॉपिक में हम देखेंगे समुदाय क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कम्युनिटी, यानी समुदाय क्या होता है। तो अगले टॉपिक पे हम समुदाय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आप जुड़ना चाहें तो हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ये हमारा 6 महीने चलने वाला बैच है। वैलिडिटी इसकी 1 साल की होगी। 6 महीने में पूरा का पूरा सोशियोलॉजी कवर कराया जाएगा और फिर अगले 6 महीने में रिवीजन कराया जाएगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है, आपको 5 महीने 6 महीने बाद एग्जाम देना है और सोशियोलॉजी पूरा बेसिक से पढ़ना है, कोई भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं निकलेगा और सारे एग्जाम का सिलेबस कवर होगा, चाहे वो राजस्थान पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, एमपीपीएससी हो, यूपी जीआईसी हो, जीडीसी हो, पीजीटी हो। ठीक है, बहुत से लोग पीजीटी का कोर्स ले लेते हैं। अब पीजीटी का कोर्स ले लिया और पीजीटी का सिलेबस बहुत छोटा सा है, उतना ही पढ़ते रहते हैं। अब पेपर 1 साल बाद होता है, 1.5 साल बाद जाके पेपर हुआ और आप 1.5 साल तक उतना ही पढ़ते रहे बस जितना आपका सिलेबस में था। पेपर आ गया आउट ऑफ सिलेबस, आपके हाथ से पेपर निकल गया। इससे अच्छा है कि भैया अगर आप पीजीटी पढ़ रहे हैं, जीआईसी पढ़ रहे हैं, जीडीसी पढ़ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ रहे हैं, तो क्या हर बार आप अलग अलग कोर्स लेंगे? नहीं। इससे अच्छा है कि पूरा सोशियोलॉजी ही एक साथ पढ़ लिया जाए। देखिए, पूरा सोशियोलॉजी पढ़ने में समय लगता है, 5 से 6 महीने का समय लगता है और डेली, ठीक है, नियमित तौर पर क्लास पढ़नी जरूरी होती है। तो हमारी 2 लेक्चर होते हैं पर डे, 45-45 मिनट के 2 लेक्चर होते हैं। एक लेक्चर में हम अवधारणाएं पढ़ते हैं और एक लेक्चर में हम थिंकर पढ़ते हैं। थिंकर अभी चल रहा है दुर्खिम, इसमें हमने पढ़ा था दुर्खिम का सामान्य परिचय, दुर्खिम की सामाजिक तथिक की अवधारणा, दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत, दुर्खिम की सामूहिक चेतना, सामाजिक एकता और सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा। ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके। तो एक उसमें हम थिंकर चलाते जाएंगे, डेली एक लेक्चर थिंकर का होगा ताकि आपके थिंकर अच्छे से कवर हो जाए और एक लेक्चर हमारा सामाजिक अवधारणाओं से हो। क्लियर? तो एक हमारा टॉपिक होगा अवधारणाओं से, एक होगा थिंकर से। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको जो पीडीएफ नोट्स मिलेंगे वो प्रिंटेबल होंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सोमवार से लेकर शनिवार तक जो क्लास चलेगी, संडे को उसका टेस्ट भी होगा। तो हर संडे वीकली टेस्ट भी होगा। और टेस्ट कैसा होगा? सोमवार से लेकर शनिवार तक आपने जो भी पढ़ा है, जितने लेक्चर हुए हैं, उसी में से 100 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ करेगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे समुदाय की अवधारणा। बहुत बहुत धन्यवाद।